यस, गुड मॉर्निंग। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। उसमें हमने पहला पोर्शन स्टार्ट किया था, दैट इज डिमांड एनालिसिस। कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी, एक बार क्विक रिकैप देते हैं, देन उसके बाद मूव करेंगे। हमने सबसे पहले बात की थी डिमांड एनालिसिस में, सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके एंगल से बात करें, तो हमारा आंसर आया था कंज्यूमर के बिहेवियर की। डिमांड एनालिसिस का जो टॉपिक है, इट टॉक्स अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। फिर हमने तीन टर्म्स को डिस्कस किया था, डिजायर, वांट एंड डिमांड। डिजायर वर्ड का मतलब होता है मेरा विश, वांट का मतलब विश प्लस एबिलिटी टू परचेज, यानी जिसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर, यानी विश भी है और एबिलिटी भी है, हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक डिमांड नहीं बनती जब तक विलिंगनेस नहीं आती। तो सर डिमांड कब होता है, तीन कंडीशंस का सेटिस्फेक्शन होना, विश प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू बाय, राइट। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो ही हम बोलते हैं कि सर ये डिमांड हो रही है। यानी एक्चुअली में जब हम जाके प्रोडक्ट को खरीदते हैं या सर्विसेज को बाय करने की बात करते हैं, तभी हम इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं, राइट। फिर हमने बात की थी डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। वी हैव डिस्कस्ड दैट डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। व्हाट डज इट मींस? इट मींस डिमांड इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब एक डिमांड हमारी फुलफिल होती है, सर हम दूसरी डिमांड की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। फिर उसके बाद हमने बात की थी डिमांड जो है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, आप लोगों को एक लाइन याद रहती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। नाउ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल तो खरीदने के बाद पता चलेगी, तो इसलिए खरीदने के लिए हमारी अगर किसी चीज के लिए एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, यानी हमें लगता है कि ये हमें कुछ बेनिफिट देगी, उन्हीं कमोडिटीज का हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। सर जो कमोडिटीज हमें बेनिफिट नहीं देगी, सर हम उसको क्या नहीं करेंगे, उसको हम डिमांड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी। सर हमें लगता है कि ये चीज हमारे काम की हो सकती है, तभी हम उस चीज को बाय करते हैं। हमने डिमांड की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। डिमांड demand refers to the quantity of goods or services which a consumer is willing and able to buy, sir, at a particular price during a period of time. हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की थी। इससे ये भी पता चला था कि जो डिमांड का कंसेप्ट है वो गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। देन उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड योर फेवरेट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमांड। मैंने यहां बताया था आप लोगों को, यहां पे जो लॉ वर्ड है, ये वो वाला लॉ नहीं है जो जनरली हम लॉ की बात करते हैं, क्योंकि लॉ वर्ड सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल है। यहां पे इस लॉ की इंटरप्रिटेशन है रूल, एंड ये रूल ऑफ डिमांड सर्टेन अजम्पशन के ऊपर है, एंड वो अजम्पशन को हम बोलते हैं सिटिरस पेरिबस, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, quantity demanded of such commodity falls, or vice versa, that is price falls, that quantity demanded will be increase। यानी ये जो हमारा रूल ऑफ डिमांड है, सर ये अजम्पशन के ऊपर है, अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स क्या है हम डिस्कस करेंगे, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हमने ये बात की थी यहाँ पे कि सर प्राइस जो है वो कॉज है, इफेक्ट किस पे आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड पे। दूसरे एंगल से बोले तो सर प्राइस जो है, सर वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्राइस का चेंज होना डिमांड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई जो डिमांड है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड है, वो क्या है, डिपेंडेंट फैक्टर है। डिपेंडेंट किस पे है, प्राइस के ऊपर। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई थिंक हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था और करा था ना लाइक को, पक्का? घर जाके पढ़ाई वो क्या होती है, भाजी पढ़ा था, पक्का? पूछ लूं कुछ भी, देख लो, कल पूछूंगा। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? माही। ओके, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, वेरी गुड। हाँ जी नकुल, पढ़ाई की है? थोड़ी थोड़ी या बहुत? फिर बहुत क्यों कह रहा है? थोड़ी सी पढ़ाई की थी, थोड़ी सी को डिफाइन कर। थोड़ी सी, बहुत में क्या? चलो ठीक है। हाँ जी, सो आई थिंक हमने इसमें इसके बारे में कुछ लिख भी लिया था। हमने डिमांड के बारे में शॉर्ट नोट लिख लिया था। देन उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझ लिया था। आई थिंक लिखा नहीं था, है ना, लिखा नहीं था। ये नोट कर लिया था तुमने, नकल कर ली थी?
हाँ, पक्का? नहीं सर। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के बारे में फटाफट से शॉर्ट नोट बनाए, देन आपकी फर्दर एनालिसिस करते हैं कितना आता है डिमांड, जल्दी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, other things remaining constant, other things remaining constant, comma, if the price of a commodity, if the price of a commodity increases, quantity demanded of such commodity, quantity demanded of such commodity falls, falls, और vice versa, और vice versa, स्पेलिंग आते हैं? यस सर, देख लेना, बड़े जबरदस्त दैट इज जैसे आते हैं, दैट इज वाइसे वर्सा, राइट। वाइसे वर्सा का मतलब होता है, इसका रिवर्स भी क्या है? करेक्ट है। रिवर्स क्या मतलब? प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट। वाइसे वर्सा, फुल स्टॉप। वी कैन से दैट, we can say that there is an, we can say that there is an inverse relationship, inverse relationship between price of the commodity, between price of the commodity and quantity demanded of such commodity, and quantity demanded of such commodity, and quantity demanded of such commodity. प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, जिसे हम नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं। बाकी इसकी फोटो बनाएंगे जब बात करेंगे। ये पॉइंट समझ आता है बच्चे? दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज रूल ऑफ डिमांड। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज का जो टॉपिक है हमारा, आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक सुना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ जी, सुना है इसके बारे में? हाँ, आवाज नहीं आ रही? कॉमर्स वालों ने तो सुना होगा। डिमांड शेड्यूल, राइट। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? अच्छा, मुस्कान, ये कहां पड़ा बेटा? है क्या हो गया बेटा? शंख पुष्प भी बेटा पता नहीं की तूने। मैंने कल बताया था ना तेरे को, गीता कॉलोनी में पता कर बेटा, निर्माण विहार में बहुत सारी केमिस्ट की शॉप होंगी। हाँ अमन, लास्ट क्लास कहाँ गायब था तू? नींद नहीं खुली? ऐसा क्या सो रहा था तू? क्या कर रहा था? नेटफ्लिक्स देख ले, खबर पहुंच जाएगी। अब बता। अच्छा माही, कुछ पता बेटा इसके बारे में? नहीं पता? क्यों? 12th में पढ़ा था बेटा, याद नहीं है? गुड। कनिका, अलग बिठा दूंगा तुम दोनों को। सुशील,
अच्छा, ओके पांडे जी। बरखा, देखो बेटा, डिमांड शेड्यूल, अगर हम डिमांड शेड्यूल की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी। डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट इट इज द टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जो हमने अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, यानी प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशनशिप है, उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। दैट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। तो इट इज द टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज द टैबुलर और द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम उसको सीधा क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड अभी पढ़ लिया है, तो सर ये आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बताता है लॉ ऑफ डिमांड का। सर उस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए टर्म क्या यूज होती है? डिमांड शेड्यूल। अभी मैं आपको नोट्स बनवाता हूं, बट मेन मुद्दा ये है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। अगर हम डिमांड शेड्यूल की बात करें तो डिमांड शेड्यूल इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल। सेकेंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली बच्चे यहां गलती करते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? क्योंकि इसका ना नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड कर्व। जिस बच्चे को डिमांड शेड्यूल आ जाएगा उसे डिमांड कर्व भी आ जाएगा, राइट? तो बेसिकली डिमांड शेड्यूल दो तरीके का है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। कॉमन चीज है, दोनों ही क्या है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड के। कॉमन चीज तो ये है, हाउ दे आर डिफरेंट। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड व्हाट इज मार्केट? तो पहले इंडिविजुअल को कौन एक्सप्लेन करेगा? यस बेटा। हाँ जी, नकुल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल थोड़ा सा भी नहीं देख, ऐसे कर कुछ आ जाए। ठीक है, कोई नहीं, कोई बात। हाँ जी मैडम। अच्छा, प्रिया। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अच्छा, सुशील, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अमन, मार्केट डिमांड शेड्यूल। रजिस्टर लाइए आज अपना पुराना वाला 12th का लाइए ना, देख लो, मुझे पता चल गया। बता, कोई बात नहीं। दोबारा एक बार रिपीट करो बेटा।
गलत है ना? अगर ये रजिस्टर में लिखा है सेम चीज, सुन तो लो मेरी बात, तो सुन मेरी बात, पूरी बात सुन, मैंने सुन ली आपकी बात। अगर ये चीज आप रजिस्टर में से रिवाइज कर रहे हो सेम लिखा है तो रजिस्टर को घर पे रखना, आगे से लाना मत, क्योंकि उसमें गलत लिखा है। अगर ये लिखा है सेम, अब मुझे नहीं मालूम लिखा है नहीं, आई डोंट नो, मैं तो कह रहा हूं अगर ये लिखा है तो ठीक है। हाँ जी, डॉली पार्ट 2, मार्केट डिमांड शेड्यूल। बोलो शाबाश। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना सब लोग, ऐसे आंसर देना। डिमांड शेड्यूल हमें पता चल गया, इट इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल और मार्केट दोनों ही प्राइस एंड डिमांड के रिलेशनशिप को बताएंगे, ठीक है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की जब हम बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल, क्योंकि मेरे को बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट आंसर मिले, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था गलत आंसर का, एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी सबने गलत ही दिया है। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सिंगल कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, सिंगल कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा कॉमोडिटीज की बात कर रहे हैं। मन में रखना आंसर जिसको आता हो, जो भी आता हो। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, while studying this topic of individual and market demand schedule, we are talking about a single commodity, we are talking about more than one commodity. क्वेश्चन समझ आया? ठीक है जी। पांडे जी क्या आंसर है? आवाज नहीं आई मेरे तक? प्रिया, कनिका, मुस्कान, अमन, सुशील, डॉली पार्ट 1, नकुल क्या 1? अच्छा, प्रीति मार तुक्का। बेटा आप आर्ट से हो साइंस से? अच्छा साइंस से हो, मेरे को लगा आर्ट से हो तो फिर तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होता, कोई बात नहीं। तुक्का मार। मोर देन, मुंह से उंगली बाहर निकाल, आंसर देना लायक। मोर देन 1, सिंगल, रूपाली। अच्छा, दोनों में सिंगल? मैं दोनों में पूछ रहा हूं, दोनों में, तो आप क्या कह रहे हो? सिंगल। अच्छा, किसी और ने कोई चेंज करने हो अपने आंसर जिन्होंने बोले थे? मैं दोबारा ऑप्शन देता हूं, कनिका। मोर देन कॉमोडिटी। मुस्कान, अमन, नकुल। सर आपने फंसा दिया हमें। बेटा इससे पता चल रहा है कि कंसेप्ट क्लैरिटी कैसी है। आप बताएं, दोनों में? हाँ भाई नकुल क्या कह रहा था? सिंगल किस में? अच्छा, चश्मिश क्या? हाँ ही क्या? बोल, मुझे बोल ही। क्या ही? क्या हो गया बेटा तेरे को? सीटें चेंज सी लग रही हैं, क्या चक्कर है? हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे। ये भी देखो ये आगे बैठी है, शिनचेन। चलो हाँ बेटा तू बता, दोनों में? पीछे दोनों में? लास्ट क्लास गायब था ना? सत्या तू भी गायब था? उससे पहले वाली? नहीं गायब था, तो एक क्लास बीच में गायब हुआ। पिछली बार मंडे, इस मंडे? पिछले मंडे देख ले, चेक कर लियो अटेंडेंस अपनी। बता पीछे बेटा, दोनों में? अजय दोनों में? तू भी बता दे लिटिल लिटिल। दोनों में?
पांडे जी आपका क्या व्यू पॉइंट था दोनों में? बरका क्या नहीं कहा? आंसर चेंज करना है? तीसरा ऑप्शन, तुम लोग गदर आदमी हो, गजब मचा रखे हैं। माही कुछ याद आया बेटा पुरानी बातें? नहीं, कोई बात है, अच्छा है, नंबर लाइन पे 0 पे है, माइनस में नहीं है। मैडम आप बताएं स्माइलिंग फेस के साथ। कितना टफ टॉपिक है ना ये। अभी तो टफ शुरू होंगे तो पता चलेगा, जब फोटो में बनाएंगे तब क्या होगा तुम्हारा। मैं कॉमोडिटी की बात कर रहा हूं, आगे की बात ही नहीं कर रहा हूं। दोनों में सिंगल, देख लो, चेक कर लो दिमाग में, और कहां चेक करेगी? यहीं पे होगा कुछ ना कुछ तो, और कहां होगा, है ना। चलिए, अब तो मैंने नोट्स भी दे दिए हैं। हाँ अच्छा, नकुल कह रहे मैं बोलूं, बोल भाई। मोर देन वन कॉमोडिटी है। अच्छा सुने, अब ध्यान से, ध्यान सुनेंगे बेटा। हमने डिमांड शेड्यूल बोला टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या थी, क्या मीनिंग था? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ a commodity increases, demand for such commodity reduces, और vice versa, राइट। और मैंने आपको बताया डिमांड शेड्यूल लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक सिंगल कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा सर, उसको हम डिमांड शेड्यूल के थ्रू टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कैन बी इंडिविजुअल, कैन बी मार्केट। अब ये जो इंडिविजुअल वर्ड है ना और मार्केट वर्ड है, ये कंज्यूमर की बात कर रहा है। इट टॉक्स अबाउट कंज्यूमर एंड नॉट कॉमोडिटी। कॉमोडिटी एक ही है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो मार्केट हो। सी फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं तो लेट द कॉमोडिटी नेम इज एक्स। एक्स में प्राइस, एक्स के प्राइस इंक्रीज होने से एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फॉल आएगा, और वाई से वर्सा। अगर उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हमें रिप्रेजेंट करना, दैट इज डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल कंज्यूमर को, सिंगल कंज्यूमर को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसकी बात करता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट्स, ठीक है सर, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑफ अ सिंगल कॉमोडिटी। बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, ऑफ अ सिंगल कॉमोडिटी बाय अ सिंगल कंज्यूमर। तो वो क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जितने भी कंज्यूमर सर जिस प्राइस पे जितनी कॉमोडिटी एक्स की कंज्यूम कर रहे हैं, उन सारे कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड को सम अप कर दें गिवन प्राइसेस पे, तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। So what is market demand schedule? Market demand schedule represents the numerical representation of the tabular representation of law of demand of a single commodity by the different consumers, by number of consumer consuming the same commodity. एक बात बताओ, खुद सोचो, एक से ज्यादा कॉमोडिटी के ऊपर हम कैसे एक डेटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कुछ कॉमन सेंस भी तो प्रिवेल होनी चाहिए ना। तो इंडिविजुअल किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमोडिटी वाइज सिंगल। मार्केट किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमोडिटी वाइज सिंगल, राइट। लेकिन डिफरेंस कहां आता है? कंज्यूमर वाइज सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल, एंड मार्केट की बात करें तो नंबर ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमिंग द सेम कॉमोडिटी एट गिवन प्राइसेस, जो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड है सर, उसके लिए हम मार्केट डिमांड शेड्यूल का यूज करते हैं। तो कैन वी से मार्केट डिमांड इज नथिंग बट इट इज द, जैसे उसने अमन ने आंसर दिया था, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। जितने भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स होंगे सर, उसको हम सम टोटल कर देंगे, दैट विल बिकम द मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है बच्चे नालायकों? एक से ज्यादा कॉमोडिटी का हम एक मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, आप खुद बताओ। सम कैसे करेंगे? कॉमोडिटी एक्स है, कॉमोडिटी वाई है, कैसे सम करेंगे उनकी क्वांटिटी डिमांडेड?
बात समझ रहे हो? पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आया, उसे नहीं आया, करनी। हाँ, मैंने नहीं बोला, ये लिखा हुआ है किताब में। मार्केट, हाँ अभी करता हूं। लो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, छोटे बच्चों की तरह, सिंगल कंज्यूमर लेट्स से ए है, ठीक है। ए इज द कंज्यूमर हु इज कंज्यूमिंग कॉमोडिटी एक्स। अब मैं वैसे नहीं आपको पढ़ाऊंगा जैसे 11-12 में टी कॉफी बच्चों वाले तरीके से, इतना भी नहीं करना, ठीक है ना। एक्स कॉमोडिटी को कंज्यूम कौन कर रहा है? ए, ठीक है। प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड किसका है? ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेट्स से 10 रुपए प्राइस था, ए कंज्यूम करता था 20, ठीक है, और प्राइस बढ़ गया लेट्स से 15 हो गया, सर इसने डिमांड कम कर दी 10। ये जो डिमांड शेड्यूल है, दिस डिमांड शेड्यूल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या ये पॉइंट समझ आता है? दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये ए कंज्यूमर था, लेट्स से एक बी कंज्यूमर और था, लेट्स से बी कंज्यूमर और था, ठीक है, जो सेम कॉमोडिटी एक्स को कंज्यूम करता था। प्राइसेस तो कॉमोडिटी के सेम होंगे, 10 रुपए, डिफरेंस क्या आएगा? इसकी क्वांटिटी डिमांडेड का। इस 10 रुपए के प्राइस पे लेट्स से 30 कंज्यूम करता था, जैसे ही प्राइस बढ़ा 15, सर उसने 10 कर दी, या उसको चेंज कर देते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर 16 कर दी। तो अब मुझे बताओ 10 रुपए के प्राइस पे बी कंज्यूम कितना कर रहा था? 30। 15 रुपए के प्राइस पे कितना कर रहा है? 16। तो ये डिमांड शेड्यूल भी क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कंज्यूमिंग द आइटम एक्स, कॉमोडिटी एक्स। लेट्स से एक और सी था, 10 रुपए के प्राइस पे 12 कॉमोडिटी यूज करता था, कंज्यूम करता था, 15 पे 10 करता था, ठीक है ना। तो ये भी क्या बन गया? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेट्स से एक्स को कंज्यूम करने वाले 3 ही कंज्यूमर थे, तो ये 3 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गए। व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? पॉइंट समझ आया? मार्केट क्या बनेगा? मार्केट क्या बनने वाला है? सर जितने कंज्यूमर सेम कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे गिवन प्राइसेस पे, उसका सम टोटल क्या होगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मेरा पॉइंट यही था कि अगर मैं कॉमोडिटी एक्स और वाई कर देता, कैसे सम कर देता उनको? हमेशा सम सेम चीज का होगा ना। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं एवरीवन? ठीक है, कब मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, मैथमेटिक्स इसलिए मुश्किल लगता था। एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, ये सम नहीं हो पाते थे, ऐसे लिखते थे। ए प्लस बी को हम 2a या 2b नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये दोनों सेम लेवल पे नहीं है। मैथमेटिक्स भी रटवाया जाता है, ठीक है। फॉर्मूले पढ़ते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये रट्टा मारा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता था ना, यही होता था ना। सर ये क्यों होता था? यही आएगा ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसे लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम 2a स्क्वायर या 2b स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं, देखो 3 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 3 प्लस 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 5 का स्क्वायर। क्या मुझे इसको ऐसे निकालने की जरूरत है? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, जो भी आंसर आएगा सर हम सीधा निकाल सकते हैं। 3 प्लस 5 8 का स्क्वायर 64, देख लेना ये भी सही में आएगा। आपने कभी मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं किया होगा इसको, आपने इनको क्या कर दिया होगा? सम। क्यों? सेम है न्यूमेरिकल से। पॉइंट समझ आ रहा है? तो मैंने एक्चुअली बचपन में ना 10th क्लास 11th क्लास मैथमेटिक्स भी पढ़ाया हुआ है, जब होम ट्यूशन पढ़ाते थे, जब मैं स्टूडेंट था। तो उस टाइम पे फॉर्मूले बच्चों को रटवा दिए जाते थे स्कूल में। तो मैं उनको समझाता बेटा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेम कंपोनेंट्स नहीं है, ए एंड बी डिफरेंट है। आप मैं ऐसे समझता था, एक चप्पल है और एक जूता है, मुझे याद है अच्छे से। हम रट रहे हैं,
और कुछ नहीं कर रहे। यहां पे भी तो देखो यही तो चीज हुआ क्या, अगर मैं यहां पे x और y की बात कर लूंगा मेरा तो सारा कंसेप्ट ही बिगड़ गया ना। आप खुद सोच लो, आप समझदार हो, आपको जो चीज मैंने समझाई है एग्जाम्पल के थ्रू, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि दो कॉमोडिटीज की क्वांटिटी डिमांडेड को आप मर्ज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कैसे कर लोगे? तो हर बार डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल कॉमोडिटी की बात करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो चाहे वो मार्केट। अब मार्केट अपने आप समझ आ रहा है क्या आएगा, देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे करेंगे, ठीक है सर, प्राइस तो सेम रहेगा 10 और 15, इस प्राइस पे A प्लस B प्लस C का टोटल क्वांटिटी डिमांडेड X के लिए कितना था, दैट विल गिव द मार्केट डिमांड शेड्यूल। खत्म बात। तो इसका मतलब मैं बोलूं, ऐसे बोलता हूं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मार्केट कर सकता हूं। तो 10 रुपए के प्राइस पे अपने आप बताओ सर A का कितना था 20, B का कितना था 30 और C का कितना था 12, कितना हो गया 62, ठीक है। 15 रुपए पे 10 16 10 कितना हो गया 36। तो जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटेशन शोज द मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी एक्स बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स। ये कंसेप्ट है, अब नहीं भूलोगे। पॉइंट समझ आ रहा है ये एवरीवन? प्लीज, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडर, रटना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कहना ही से सर जितनी कॉमोडिटीज उतने डिफरेंट लॉ ऑफ डिमांड, यस यस और नो सर, और उसके बेसिस पे उतने ही डिफरेंट डिमांड शेड्यूल्स, उसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, उसके बेसिस पे मार्केट डिमांड शेड्यूल। ज्यादा यूजफुल क्या है डिपेंड करेगा यूजर कौन है, ठीक है। नॉर्मली मार्केट डिमांड शेड्यूल को ज्यादा, इससे क्या पता चलेगी, एक्स की ओवरऑल डिमांड पता चलेगी कि डिफरेंट प्राइसेस पे उसकी ओवरऑल डिमांड मार्केट में कितनी है। दैट इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज। क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ी ना पढ़ दिया, ठीक है। जो कंपनी है जो एक्स प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही, सॉरी प्रोड्यूस कर रही है, उसको पता चलेगा ना इस प्राइस पे मेरे प्रोडक्ट की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इस प्राइस पे मेरे प्रोडक्ट की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे इसकी और एनालिसिस आएगी, नॉट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे, वहां कॉस्टिंग पढ़ोगे। बहुत चीजें हैं एडवांस लेवल बेटा आपको सीखना, ये नहीं कि रट्टा मार के तोतू की तरह आ गए। जो रट्टा मारेगा वो मरेगा, जो समझेगा वही तरेगा। मैं आपको कोशिश करो समझने की, आज तक नहीं समझे तो अब कोशिश स्टार्ट तो कर सकते हैं ना, ये समझो। और ऐसे ही समझना है, पहले कंसेप्ट फिर उसके एग्जांपल्स। कनिका आप क्लियर है बेटा, क्या कहना चाह रहा था मैं? इज दिस पॉइंट क्लियर? किसी को कोई यहां तक डाउट पूछना हो यू कैन आस्क। एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो, जल्दी से बना लो इस एग्जांपल को, देन मैं आपको ये नोट्स बनवाता हूं फटाफट से, जल्दी। डिमांड कर्व करना है खत्म, फिर उसके बाद प्लीज ये एक्स के आगे लिख लेना, एक्स कॉमोडिटी है। हो गया जी, जल्दी शाबाश। लिखे, अगर नोट कर लिया है ये तो अच्छा, ये समझ आ रहा है ना सबको? प्राइस सबके लिए सेम है, 10 रुपए 15 रुपए एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। 10 रुपए के प्राइस पे ए कितना कंज्यूम कर रहा है, बी कितना कर रहा है, सी कितना कर रहा है,
₹15 के प्राइस पे ए कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है, सी कितना कर रहा है। कॉमन चीज क्या है? कॉमोडिटी एक्स। ठीक है जी, चलो फटाफट से लिख लो डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल के बारे में पहले, इंडिविजुअल नहीं, डिमांड शेड्यूल। चाहे तो आप जो ये टेबल बनाई है ना, ये जो चार्ट बनाया आप लोगों ने, तो यहीं पे कहीं ठोक देना डिमांड शेड्यूल का मीनिंग एक ही लाइन में। ग्राफिकल, अच्छा जागे हुए हैं, अरे मैं देखना चाह रहा था कि जागे हुए हैं नहीं। टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड शेड्यूल में लिखना, नालायकों इंडिविजुअल में नहीं। डिमांड शेड्यूल इज द टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कई बच्चे फ्लो में गलत भी लिख जाते हैं ना, लिख दिया होगा कईयों ने ग्राफिकल, 2-4 पाए जाएंगे, है ना? लिखा था जी, लिखा था, हाँ जी, जागना है। चलिए डिमांड शेड्यूल हो गया। अब इंडिविजुअल के नीचे लिखो, इंडिविजुअल के नीचे बॉटम में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल, लिख लिया कईयों ने ग्राफिकल, क्या आएगा? टैबुलर। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट्स द टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड of a commodity, law of demand of a commodity of a single consumer, of a single consumer। ठीक है जी, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आ जाओ जी मार्केट डिमांड शेड्यूल में। क्या डिफरेंस आएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल में? डेफिनेशन बता दो जरा। सब कुछ सेम रहेगा, कहां तक सेम रहेगा जरा बताना? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में ऑफ अ कॉमोडिटी तक सेम, बाय ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर की जगह क्या आ जाएगा? ऑफ ऑल द कंज्यूमर। ठीक है, लिखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द, या रिप्रेजेंट्स द, कुछ भी लिख देना, रिप्रेजेंट्स द टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सब कुछ सेम है, टैबुलर और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है जी, तो ये आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। हाँ, इसमें एक लाइन और लिख देना मार्केट डिमांड शेड्यूल में, it is sum total of all the individual demand schedules. It is sum total of, market demand schedule में एक लाइन लिख दो, it is sum total of all the individual demand schedules. Sum total of all the individual demand schedules. हो गया जी, ये आपका डिमांड शेड्यूल का जो टॉपिक है, इट ऑल्सो कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूएशन में है, दैट इज डिमांड कर्व। अब देखो ये कितनी जल्दी हो जाएगा, एंड हम डिमांड कर्व को भी बात करेंगे, इंडिविजुअल एंड मार्केट। हाँ जी, डिमांड कर्व क्या होता है? पहली बात, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। हाँ जी, सो व्हाट इज डिमांड कर्व? थोड़ा तेज बोल बेटा।
यस, ध्यान से प्लीज, व्हाट इज डिमांड कर्व? देखो बेटा, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कमोडिटी का, उस लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे हमने उसका डेटा बनाया। डेटा किस फॉर्म में बनाया? डिमांड शेड्यूल। अब उसको हम ग्राफ की फॉर्म में यानी एक फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डिमांड शेड्यूल को। ठीक है सर, और डिमांड शेड्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉ ऑफ डिमांड को। तो हम सीधा बोल सकते हैं व्हाट इज डिमांड कर्व? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या तो लॉ ऑफ डिमांड भी बोल सकते हो या डिमांड शेड्यूल भी बोल सकते हो, क्योंकि डिमांड शेड्यूल के बेसिस एक्चुअली में हम तो यहां रफ में कुछ भी बना लेंगे। अगर हम ग्राफ पे बनाए, अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ, हम ग्राफ पे बनाए तो हम ग्राफ पे ऐसे ही तो बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्स। पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व, राइट? अब सिंपल है, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? सब कुछ सेम। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एंड मार्केट डिमांड कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? बस मार्केट डिमांड शेड्यूल। खत्म हो गया हमारा टॉपिक। क्या पॉइंट समझ आता है बच्चे? सब कुछ हमने मेहनत डिमांड शेड्यूल में कर ली है। अब उसको हम फिगर की फॉर्म में जब बनाते हैं, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी नोन एज डिमांड कर्व। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का डेटा उठा के बनाते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा। अगर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल का डेटा उठाते हैं तो मार्केट डिमांड कर्व। सिंपल सी बात। क्या ये पॉइंट समझ आता है बच्चे? एवरीवन? तो सर फटाफट से इसको लिख दो, डिमांड कर्व को लिख दो ग्राफिकल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं ये क्वेश्चन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व में लिखेंगे, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। जल्दी से नोट करेंगे। कर लिया जी एवरीवन? जल्दी। अब एक काम करें, डिमांड कर्व सब लोग कोशिश करें, हमें कोई डेटा से नहीं बनानी है। डिमांड कर्व आप कैसे बनाएंगे? एक रफ पेज पे, यहां पे नहीं, जो मेन पेज है उस पे नहीं, एक बार रफ पेज पे बनाएं डिमांड कर्व आप कैसे बनाएं।
बना दिए? अच्छा, बहुत ही गदर बनाए हुए, गजब। एक दूसरे की सबने नकल करी हुई है। डूबेंगे तो सब इकट्ठे डूबेंगे, है ना? सबने वो डंडिया सी बना रखी है, ऐसी है ना? लो भाई, क्या गिरा रहे हो तुम? चलिए, डिमांड कर्व की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात करता है। कैसे डिमांड कर्व बनता है एक बार सब लोग देख लें, हो सकता है सबकी भावनाएं सेम ही हो। आई थिंक सबको मालूम होगा, चाहे वो किसी भी लेवल से हो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये तो पता है? यस सर, ये तो साइंस वालों को ज्यादा पता होगा, है ना? ठीक है जी। तो यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे ये तो सबको पता होगा। लेट्स से मेरा ओरिजिनल प्राइस है P, इस पे क्वांटिटी डिमांडेड है Q। राइट? अगर मेरा प्राइस बढ़ जाता है, P1 हो जाता है, तो कुछ क्वांटिटी डिमांडेड समथिंग लाइक फॉल हो जाएगी, ठीक है ना? Q1 आ जाएगा, तो ये मेरा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल आ गया। अगर मेरा प्राइस फॉल होगा, लेट्स से इट बिकम्स P से P2, देन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इट बिकम्स Q2। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। तो ये आपका डिमांड कर्व बनता है इस टाइप से। आई होप सो सबने इस इमोशंस के ऊपर जो भी लाइनें खींची होंगी करा होगा, राइट? इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, और वाइस वर्सा, प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। सो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी मार्केट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। डेटा क्या होगा उसके ऊपर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो। ये हमने बिना डेटा के आपको बना के दिखाया है, दैट इज नोन एज। और आप देखें तो सर, अगर मैं इसको बोलूं, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, एंड क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, इसीलिए जो ये डिमांड कर्व है उसकी जो शेप है आप देखेंगे, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है जी। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जिससे पूछूंगा भैया आंसर देगा, एकदम कूदना नहीं है। यहां पे आप देखें तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सिस पे लिया है, एंड प्राइस को किस पे लिया है? वाई एक्सिस पे। यही किया है ना? ठीक है, जिससे पूछूंगा आंसर देना। क्वेश्चन सब सुनो, राइट? अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड को वाई एक्सिस पे लूं, इफ आई टेक क्वांटिटी डिमांडेड एट वाई एक्सिस एंड प्राइस एट द एक्स एक्सिस, प्राइस को किस पे लूं? एक्स एक्सिस पे लूं, तो क्या चेंज आएगा? कूदना नहीं है, जिसको आता हो आराम से बैठना। तो क्या चेंज आएगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का जो एक्स और वाई एक्सिस है वो चेंज कर दूं, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स कर दूं। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये आपकी नॉलेज का पार्ट है। मुझे पता है टीचर ने कभी आपको ये थॉट प्रोसेस नहीं दिया होगा, राइट? तो क्या चेंज आएगा? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? मुस्कान प्लीज। हाय राम, ये आंसर है। नकुल, डाउनवर्ड तो है ही, अभी है। डॉली पार्ट 1। सर मैं तो 8 से हूं। अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। अच्छा अजी, तो कलश में बी, सुशील
बना रहा है? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा। हैं शिनचेन? अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि इट बिकम्स अ सप्लाई कर्व। तुम्हारे कहने का मतलब तो अच्छा, सप्लाई कर्व क्या होता है? यही पढ़ा था ना। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाए? अच्छा, किसी ने फिगर बना के देखी है? तो अगर आप बना के देखो कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आ रहा ना कोई चेंज, तो आंसर यही है कि देयर इज नो चेंज, इट रिमेन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, देयर इज नो चेंज। सर आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये टीचर ने हमें रटवा दिया होता है कि प्राइस को हमें वाई एक्सिस पे लेना है और क्वांटिटी डिमांडेड को हमें एक्स एक्सिस पे ले। लेट मी कंप्लीट, राइट? अगर आप ये चेंज कर भी दोगे ना तो एज सच देयर इज नो चेंज, बट हम एक ट्रेंड के हिसाब से क्योंकि इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन असम्पशंस, हम एक ट्रेंड के हिसाब से इसको ले रहे हैं। तो ट्रेंड के हिसाब से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड का जो इंक्रीज है वो हम किस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। एंड वाई एक्सिस पे किसको ले रहे हैं? प्राइस को ले रहे हैं। एक ट्रेंड है ये, मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। एज सच आप सप्लाई कर्व भी जब मैं आपको बताऊंगा ना, सप्लाई कर्व भी बना के देख लेना, ठीक है ना? तो आप बना के देख लेना, ठीक है? उसमें भी कोई चीज, अपवर्ड स्लोपिंग था तो अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एज सच देयर इज नो चेंज। सर अब हमें एग्जाम में कैसे करके आना है? एग्जाम में जैसे लिखा है वैसे करके आना है। यस बेटा, आप कुछ कह रहे थे? क्या चीज? फिर वही है, हम फिर वो मैथमेटिक्स के हिसाब से होता है। नंबर लाइन की बात कर रहे हो आप, वो मैथमेटिक्स के हिसाब से होता है। अब अगर हम मैथमेटिक्स यहां पूरा अप्लाई करने लग जाए ना, हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं सकते। उसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा माइनस में आएगा। हम माइनस साइन को क्या करते हैं? क्यों इग्नोर करते हैं? हम बोल रहे हैं प्राइस, ये लॉजिक बताऊंगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगी, ठीक है? प्राइस फॉल होगा तो डिमांड इंक्रीज, इनवर्स रिलेशन की वजह से नेगेटिव आएगा। अगर हम मैथमेटिकली उसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस में आंसर आएगा हमेशा, हमेशा माइनस। लेकिन हम माइनस को क्या कर देते हैं? इग्नोर। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि डिमांड फॉल हो रही है। डिमांड फॉल हो रही है, 15 से 10 हो रही है, 10 भी तो पॉजिटिव है। तो अगर हम पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई कर देंगे ना तो हम इकोनॉमिक्स को पढ़ ही नहीं सकते। तो वी हैव सम असम्पशंस। यहां पे भी वही चीज है जो आप बोल रहे हो, वो मैथमेटिक्स में चलता है। पूरा मैथमेटिक्स यहां पे अप्लाई हो जाए तो फिर हम इकोनॉमिक्स को, इसीलिए तो पहली क्लास ही मेन थी हमारी, जिसमें मैंने बोला था इट इज बेस्ड अपॉन ये चीज। क्लियर है पॉइंट? बट आपको ये नॉलेज के लिए मैंने बताया, सच कोई इसमें कोई एग्जाम में नहीं आएगा आप लोगों को। आपको जितना यहां तक है वही एग्जाम में आने वाला है। यानी फिगर्स आपको, अगर मान लो फिगर बनानी आई या फिगर बनी हुई आई, आपसे पूछा जाए ये किसको शो कर रहा है, ये डिमांड कर्व को शो कर रहा है या सप्लाई कर्व को शो कर रहा है, तो आंसर इज डिमांड कर्व को शो कर रहा है, राइट? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये आपका डिमांड कर्व तक का जो टॉपिक है, इट कम्स टू एन एंड। हमने मेजर 3 टॉपिक्स कवर किए हैं अभी। फर्स्ट कौन सा था? सबसे पहले मीनिंग डिस्कस कर लिया था डिमांड का, देन उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था, फिर डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं
सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। सुना है ना लाइको? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से बोलें तो सर हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग डिमांड। ऑफ अ कॉमोडिटी सेम रहेगा, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर डिमांड, किसी कॉमोडिटी की पर्टिकुलर डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डिटरमिन करते हैं। एंड इन टोटलिटी, आई होप सो आपको पता होगा, इन टोटलिटी देयर आर मेजर 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर्स है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कॉमोडिटी की डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज, पूरा बोलना है लेकिन, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इटसेल्फ। कॉमोडिटी का प्राइस, मजेदारी तो आगे शुरू होती है। सेकेंड, जब ये बताते हो ना तुम, मैं हमेशा खुश होता हूं। थर्ड, ओहो मजा आ गया, याद है तुम्हें, है ना? नो भी आया था एक, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ, ओहो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ना बढ़िया तुम आंसर दे रहे हो, ऐसे देते रहो तो। और एक और होता है ना, अदर फैक्टर्स। इसे हम ऐसे लिखते हैं, अदर फैक्टर्स। इस अदर फैक्टर्स में मेन 2 होते हैं, याद है? कनिका, मुस्कान, अदर फैक्टर्स बेटा वो सप्लाई में पाई जाएगी। इसमें मेन 2 आते हैं बेटा, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये मैंने 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके, इसके अलावा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वगैरह वो इतना ज्यादा नहीं होता। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ना आपका नॉर्मली चलता है जब आप बात करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। मेनली दीज आर द 5 फैक्टर्स, और उसमें भी पहले 4 जो है सबसे मेन है। फर्स्ट 4 फैक्टर्स आर द मेन फैक्टर्स, ठीक है सर, विच कैन डिटरमिन, विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। और इसको समझने के लिए बेटा मैं आपको ये बता दूं कि हमें एक कमोडिटी को लेके चलना पड़ेगा, और जैसे हमने डिमांड शेड्यूल में कमोडिटी का नाम रखा था, हम उसी कमोडिटी की बात कर रहे हैं। हम किस कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? एक्स के, एक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कमोडिटी इज एक्स, राइट। नाउ फर्स्ट फैक्टर को हम आज कर लेते हैं, ऑलरेडी हमने कर भी लिया है, हमने ऑलरेडी कर लिया है।
फर्स्ट फैक्टर क्या है जो एक्स कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. So price of the commodity is the first factor which can affect, and this is the major factor which can affect the law of the, which can affect the demand of the commodity. और इसी के लिए हमने क्या पढ़ा था, law of demand. तो सर law of demand जो टॉपिक पढ़ा था वो इसी फैक्टर की बात करता है. इसका मतलब law of demand is जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, it is one such factor which can affect द डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी. यानी जो टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड वो इसी प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को अफेक्ट जो है वो बात करता था. एंड दिस इज द मेजर फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी. सो फर्स्ट फैक्टर जो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. किस फॉर्म में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड की फॉर्म में. अब समझना, लॉ ऑफ डिमांड की फॉर्म में तो पढ़ लिए हैं, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. लेकिन हमें एक चीज समझनी थी, वो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड तभी करता है जब सिटिरस पेरिबस हो, यानी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सो व्हाट डज इट मींस, अदर फैक्टर्स का मतलब ये अदर फैक्टर्स नहीं है. यहां पे समझना, अदर फैक्टर्स का मतलब यहां पे प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं. सर इस अजम्पशन पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड करेगा कि सर other factors other than price of the commodity remains constant. यानी बाकी के सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, they remain same, only then law of demand will hold good. तो मैंने सर वहां पे लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग तो बता दिया था, लेकिन मैंने बोला था सिटिरस पेरिबस को हम आगे पढ़ेंगे, अदर फैक्टर्स का मतलब आगे. तो वहां पे जो अदर फैक्टर्स लिखे और ये जो अदर फैक्टर्स है, मैंने बताया था ना, लॉ में भी बताया था मैंने कि वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट कर रहे हैं वो ध्यान रखना है. तो वहां पे जो लिखा है अदर फैक्टर्स, तो वहां पे अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है, वहां पे अदर फैक्टर्स का मतलब है ऑल द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. इसका मतलब प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, अज्यूमिंग सर अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा. तभी लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा, होल्ड गुड करेगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड सही हमें आंसर देगा. लेकिन अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज आता है तो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड नहीं करेगा. दैट इज फर्स्ट फैक्टर विच कैन अफेक्ट, एंड दिस इज द मेजर फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो फटाफट से फर्स्ट फैक्टर के बारे में एक दो लाइनें लिख लो, ऑलरेडी हमने लिख ली हैं. फर्स्ट फैक्टर लिखो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं लिख के. प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, it is the major factor, it is the major factor which can affect the it is the major factor which can affect the demand of a commodity. Full stop. It is represented by law of demand. It is represented by law of demand. याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, law of demand represents the following factors. 4 फैक्टर्स के नाम होंगे, उनमें से हमें एक फैक्टर टिक करना है. कौन सा? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. या उल्टा, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 लॉ के नाम होंगे. कौन सा? लॉ ऑफ डिमांड. ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, ठीक है ना. सो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड. फुल स्टॉप लिखेंगे, लिख के आगे कंटिन्यू करेंगे. हियर all the factors remaining, all the factors other than price, here all the factors other than price remains constant full stop. हमने जो लिखा है ना, here all the factors other than price remains constant, here के बाद है ना, here के बाद 2 वर्ड्स ऐड करो, we assume,
here we assume all the factors other than price remains constant. Clear hai? This is first and the major factor which can affect the quantity demanded of a commodity, that is x. ये पहला फैक्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया. इसका मतलब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, क्योंकि अगली क्लास में हम सारे बाकी के फैक्टर्स पढ़ेंगे, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं x की बात कर रहे हैं, x के खुद के प्राइस में चेंज आएगा. मेरे वर्ड्स याद रखना, अगली क्लास में काम आएंगे. x का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो x की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? फॉल. x का प्राइस फॉल होगा तो x की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? इंक्रीज, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. x की बात करें, x के प्राइस में चेंज आने से. इज दिस पॉइंट क्लियर? इसके अलावा यानी x की क्वांटिटी डिमांडेड किस किस वजह से चेंज हो सकती है? फर्स्ट है उसके खुद के प्राइस में. आगे बात करेंगे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, आगे बात करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर. लेकिन जो भी बात करेंगे वो हम x की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि x की क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द डिमांड. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट क्लास में हम इन फैक्टर्स को खत्म करेंगे और आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास में जब आना, बचपन की कुछ बातें पढ़ के आना. सर ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.